बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि यह जो क्लास है ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्लास आज होगी आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने 3 क्लास आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है एमसीक्यू चैप्टर वाइज। अगर आपने 3 चैप्टर का एमसीक्यू क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक क्लास कर लीजिए। और फ्रेंड्स टीआरई 4 में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी तक एग्ज़ाम जितने भी टीआरई 3 तक हुआ है सभी में एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू प्रश्न पूछा गया है। मैंने ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दिया है, उसके बाद यह एमसीक्यू का सेशन मैंने स्टार्ट किया जिसमें से कि 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग अगर नहीं देखें 3 चैप्टर तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग क्लास देख लीजिए। और फ्रेंड्स आज का जो मैं ये क्लास करवाऊँगा इसमें करीब 50 से 55 प्रश्न रहेंगे जीव मंडल से रिलेटेड। कि जीव मंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आज के क्लास में सारा प्रश्न को कवर करा दिया जाएगा। और यह क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि आपको ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा जाएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप चाहे पीआरटी का तैयारी कर रहे हो यानी 1 to 5 क्लास के लिए, चाहे फिर टीजीटी पीजीटी या किसी भी क्लास के लिए, तो आपके लिए यह ज्योग्राफी का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ास करके पीआरटी 1 to 5 क्लास में ज्योग्राफी से 18 से 20 प्रश्न को पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी से बहुत सारा प्रश्न रहता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा और अच्छे से ध्यान लगा के इसको पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा उद्यान है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। व्याख्या में देखेंगे इसका, हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटलिदुन घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1973 है। इसे आप ध्यान रखिए, 1973 में आरक्षित किया गया था। तो यह प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, ये विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीव मंडल निचय, जो कि इसको आरक्षित क्षेत्र भी बोला जाता है। व्याख्या में देखेंगे कि जीव मंडल निचय विषय इस प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 को शामिल किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: नीलगिरी तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक; मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में; सुंदरवन पश्चिम बंगाल; नंदा देवी उत्तराखंड; नोकरेक मेघालय; पंचमढ़ी मध्य प्रदेश; सिमलीपाल उड़ीसा; अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़; मध्य प्रदेश; ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह; अगस्ताई मलाई केरल व तमिलनाडु; कंचनजंगा सिक्किम एवं पन्ना मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यह है मिजोरम में। याद रखिएगा, यह प्रश्न को टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है, आपके टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में दिया है, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना
वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपको बताना यह मिजोरम राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। व्याख्या में देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालय में से एक है। इसका वर्तमान नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो यह स्थान है बाघ का। व्याख्या में देखते हैं कि सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित है। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंभौर उद्यान उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। आगे प्रश्न है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन बी काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। सॉल्यूशन है, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल भी है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? तो यह हुआ है पश्चिमी घाट। व्याख्या में देखते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी घाट शामिल है। आगे प्रश्न है, अन्नाईमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नाईमलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है।
केरल राज्य के इडुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस वन्यजीव अभयारण्य राज्य कौन से राज्य में स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है असम में। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण भी प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिर वन कौन से राज्य में स्थित है? तो गिर वन कहां पर स्थित है? तो यह हो जाएगा गुजरात में। देखते हैं गिर वन किस लिए प्रसिद्ध है। सॉल्यूशन में देखते हैं, गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है जहां रेड हेडेड गिद्ध, चीतल वृहद, वाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। व्याख्या में देखते हैं कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है जिसे 1973 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में ताप्ती यानी कि तापी नदी और गविलगढ़ पहाड़ियां इसकी सीमाएं बनाती है। आगे प्रश्न है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2008 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि इसी वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। और फ्रेंड्स, जिस किसी को हमारा अभी तक क्लास जितना मैंने कराया है और किसी के पास पीडीएफ पूरा नहीं मिला है, वो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं उसे पर्सनली पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और किसी को एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना हो या लगता है कि नहीं मुझे सर से बात करनी है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लें। आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट डाउन करिए 9709
9709427320। फिर से नोट डाउन करिए, 9709427320। ये नंबर को आप सेव कर लें। किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड या फिर PDF नोट से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट का भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। आगे प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। हंगुल IUCN की लाल सूची में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी कहलाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह है 10। TRE 2 में यह प्रश्न को पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या में देखेंगे कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, द्वीप, तटीय प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा 10 जैव भौगोलिक है भारत में। तो इतना ही है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियां को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इस हिरन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बारहसिंगा के नाम से। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। सॉल्यूशन देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है। आगे प्रश्न है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो पारितंत्र कहते हैं।
जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन तक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो यह है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। व्याख्या में है कि नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, यह 932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी तथा 1984 में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कच्छ का रण में। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्यजीव अभयारण्य है, जहां जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहा जाता है। यह जीव IUCN की संकट प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। आगे प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्य मलाई जीव मंडल विस्तृत है? तो यह है केरल, तमिलनाडु। अगस्त मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर पर है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीव मंडल सूची में शामिल किया गया। आगे प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था नीलगिरी में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, TRE 4 के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे प्रश्न है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन बी, हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। तो यह है वन्यजीव अभयारण्य। सॉल्यूशन है कि वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है तेंदुआ और चीतल के लिए। आगे प्रश्न है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा
कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सॉल्यूशन है, भारत में वर्ष 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम लागू हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है, अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है, नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। आगे प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हंगुल या कश्मीरी स्टेग के लिए। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में जम्मू कश्मीर में की गई। यह श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है, जहां कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रेड मार्टिन पाए जाते हैं। लेकिन यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरन की एक उप प्रजाति है। यह IUCN की रेड डाटा बुक में अति संकटग्रस्त सूची में शामिल है। आगे प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? यह है लखीमपुर खीरी में। सॉल्यूशन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। यह उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग आधे बारहसिंगा पाए जाते हैं। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां बाघ और राइनो एक श्रृंगी एक साथ देखे जा सकते हैं। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो यह है असम में। व्याख्या में देखेंगे कि राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस के अनुसार जनवरी 2023 तक भारत में 567 मौजूदा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसके अंतर्गत 1,25,564.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह 97 है। इसके पश्चात महाराष्ट्र 49, कर्नाटक 35, तमिलनाडु 31, मध्य प्रदेश 24 का स्थान है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान टॉन्स नदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित पश्चिमी हिमालय उच्च भूमि का हिस्सा है। इसे वर्ष 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। आगे प्रश्न है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है बिहार में। ये TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि BPSC TRE 4 ये भी बिहार का ही है और एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 प्रश्न बिहार से रिलेटेड पूछा जा सकता है और अभी तक पूछा भी गया है। तो यह प्रश्न को आप नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि यह बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। मेरा अनुभव कह रहा है फ्रेंड्स, यह प्रश्न को 100% इस बार TRE 4 में आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, हो सकता है PRT में भी पूछा जा सकता है, 6 to 8 में भी पूछा जा सकता है, या नहीं तो 9th 10th या 11th 12th में। ऐसा नहीं कि PRT में पूछा जाएगा तो 11th 12th में ये प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए ये बिल्कुल लेके नहीं चलना है कि हो सकता है इसमें पूछ लिया तो उसमें नहीं पूछा जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लें और अच्छे से इसको याद कर लें। मैं बस यही कहूँगा
कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। सॉल्यूशन में कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में बनाई जा रही है। VVI आप लोग इसको लिख लें। आगे प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है ऑप्शन सी लोकटक में, लोकटक झील। व्याख्या में देखेंगे, मणिपुर में स्थित लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क पल्वामान अवघटित पौधों से युक्त है जिनका स्थानीय नाम फुमडी है। यह मणिपुर के नाचने वाले संगई हिरन का अंतिम प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। यह नेशनल पार्क अपनी विशिष्ट अल्पाइन वनस्पतियों जैसे ऑर्किड, पाल्पी, प्रिमुला, गेंदा, डेजी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, नीली भेड़ पाई जाती है। आगे प्रश्न है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो किस जंतु के लिए स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए स्थापित किया गया है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह पश्चिमी हिमालय के सबसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है और लुप्त प्राय कस्तूरी मृग का घर है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई। यह अभ्यारण्य अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो यह है कंगारू चूहा। VVI आप इसे भी लिख सकते हैं। व्याख्या में प्रश्नगत विकल्पों में कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ये उत्तरी अमेरिका की मरुस्थलीय जलवायु में रहते हैं। ये रेगिस्तानी जीवन के लिए अच्छी तरह अनुकूलित कंगारू रेट को पसीना नहीं आता, अर्थात ये पानी बचाते हैं। इन्हें पानी पीने को आवश्यकता नहीं क्योंकि वे जो बीज खाते हैं उसमें नमी प्राप्त करते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य हम लोगों को पढ़ के बताना है। तो इसका असत्य इसमें दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल राज्य में है, जो कि यह हम लोग को गलत आंसर बताना था, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी लगाएंगे। व्याख्या में पढ़ेंगे कि भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक 6044 राज्य में है, तत्पश्चात असम 5719 और केरल में 3054 का स्थान है। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। आगे प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? जो शुरू गई थी 1973। TRE 2 में यह प्रश्न को पूछा गया था, सेम टू सेम प्रश्न को पूछा गया था और ऑप्शन भी यही था, इसलिए यह प्रश्न भी आपके TRE 4 में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लें।
तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी एमसीक्यू प्रश्न बने मैंने आपको सभी एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करवा दिया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। जितना मैं आप लोगों को इसमें प्रश्न करवा दिया, लगभग 54 से 55 प्रश्न, आप इसी को रिपीट करके 2 से 3 बार देख लीजिए। इस चैप्टर से अगर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी चैप्टर से आपको हमारे ही क्लास से 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप थ्योरी क्लास भी कर लें। वहाँ पर भी चैप्टर वाइज ही थ्योरी क्लास करवाया गया है। अगर आप थ्योरी क्लास कर लेते हैं और एमसीक्यू का भी क्लास कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बीपीएससी टीआरई-4 में कहीं से भी प्रश्न आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ। आप बहुत सारा क्लास देख रहे होंगे, लेकिन मैं जो क्लास करवा रहा हूँ ये सीधे फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़िए उतना जो ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। मैं चाहूँ तो बहुत सारा प्रश्न उत्तर, बहुत सारा थ्योरी क्लास आप लोगों को करवा दूँ, लेकिन उतना ही करिए जितना आपके लिए ज़रूरत है। ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको टाइम बचता है तो पढ़ा हुआ को ही बार बार आप रिवीजन करिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में आप नहीं भूलिएगा। और फ्रेंड्स, टीआरई-4 में आपको एक सीट कंफर्म को करना ही करना है, या मन में बैठा के चलिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने में इसलिए कहता हूं क्योंकि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होगी लाइव क्लास के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर बेल आइकन को प्रेस आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, तो इस चैनल पर जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन लेट से मिलेगा। इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें जो टीआरई-4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न को लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, आप किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्लास चाहिए तो आप वो कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे इस चैप्टर का या इस सब्जेक्ट का क्लास करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं। आप लोग अपना अपना क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको मेरे से बात करना हो तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिस किसी को मेरे से बात करनी हो कि नहीं मुझे सर से बात करनी है, मैं फ़ोन पर ही अपना डाउट पूछूंगी सर से या पूछूंगा। कोई भी स्टूडेंट हो, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी, आप कॉल कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग चेक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो, अगर कोई आपको प्रश्न रहेगा तभी आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें, और क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो या पीडीएफ नोट से रिलेटेड तभी आप हमें मैसेज करें या कॉल करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको जितने मैंने अभी तक पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप हमें मैसेज करें, मैं आपको सारा पीडीएफ नोट्स पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए जो भी मैंने कराया, तो यह पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। आप लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पे स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स सारा प्रोवाइड करवाया जाता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन जरूर करना है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन बिल्कुल कर लें। ऐसा ना हो कि मिस कर लें और आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिले। सारा नोट्स वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और एक सीट को कंफर्म करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।